हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एपीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं पुष्प विज्ञान के अगले फ्लावर यानी अगले पुष्प की, जिसको हम क्राइसैंथेमम के नाम से जानते हैं। क्राइसैंथेमम। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्राइसैंथेमम को पढ़ने वाले। क्राइसैंथेमम क्राइसैंथेमम जो कि एक फारसी वर्ड है, जो कि एक फारसी शब्द है। उसके बाद क्राइसैंथेमम एक फारसी शब्द है। क्राइसैंथेमम के अन्य नाम की अगर हम बात करें, क्राइसैंथेमम के अन्य नाम की अगर हम बात करें तो क्राइसैंथेमम का जो अन्य नाम है, इसे गुलदाउदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे ग्लोरी ऑफ ईस्ट, पूर्व की शान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिंबल ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी का प्रतीक भी माना जाता है। कहाँ पे? जापान में। यह जापान का राष्ट्रीय पुष्प भी है, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। इसके कुल की बात करें तो इसकी कुल जो है कंपोजिटी है, और कंपोजिटी को एस्टेरेसी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कंपोजिटी का जो अन्य नाम है या दूसरा नाम है वह एस्टेरेसी है। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, ओरिजिन प्लेस की बात करें तो चाइना है। गुणसूत्र की बात करें तो 2n बराबर 18 है, यानी कि 2n है हमारा, तो यह डिप्लॉयड है। इसके पुष्प क्रम की बात करें, यानी कि गुलदाउदी के पौधे पर जो पुष्प का जो क्रम होता है किस प्रकार होता है और उसे क्या कहते हैं, तो गुलदाउदी के पुष्प क्रम को हम कैपिचुलम कहते हैं। उसके बाद एक गुलदाउदी से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय गुलदाउदी सोसाइटी कहाँ पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय गुलदाउदी सोसाइटी जो कि इंग्लैंड में स्थित है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ICS कहते हैं। I से इंटरनेशनल, C से क्राइसैंथेमम और S से सोसाइटी, जो कि कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। उसके आगे हम बात करेंगे गुलदाउदी से जुड़े हुए कुछ इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि यह शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब कि ऐसा प्लांट जिसे छोटे दिन की आवश्यकता हो और उसके लिए लंबी रात की आवश्यकता हो। छोटे दिन यानी कि इससे कम से कम 8 से 10 घंटे लाइट की आवश्यकता होती है। अगली बात हम करेंगे कि गुलदाउदी का उपयोग क्या है, क्यों हम इसकी खेती करते हैं, क्या हमारे जीवन में इसका महत्व है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से कुछ देखेंगे, कुछ सौंदर्य के प्रकृति। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो अगर सौंदर्य प्रशासन की दृष्टि से हम देखें तो गुलदाउदी की जो खेती करते हैं हम, तो बेसिकली प्रदर्शनी के लिए भी करते हैं। उसके बाद अगली खेती लूज फ्लावर के लिए करते हैं। उसके बाद कट फ्लावर। कट फ्लावर का मतलब आप समझते हैं, और लूज फ्लावर का तात्पर्य होता है मतलब खुले फूल, यानी कि माला वगैरह या फिर माला के पर्पज़ से या फिर गजरा के पर्पज़ से, पूजा वगैरह के पर्पज़ से इसकी हम खेती करते हैं। उसके बाद अगला जो इसका रोल है वह इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज़ के कारण करते हैं। गुलदाउदी के पौधे में एक इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज पाया जाता है या फिर एक इंसेक्टिसाइड कंपोनेंट्स पाया जाता है, जिसको हम पायरिथ्रम कहते हैं। पायरिथ्रम, तो पायरिथ्रम गुलदाउदी में पाया जाता है और पायरिथ्रम के गुण के कारण इसकी हम खेती करते हैं। और पायरिथ्रम जो होता है वह एक कीटनाशक गुण होता है, इसमें कीटनाशी गुण होता है जो कि कीटों को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ हम और जानेंगे कि जो गुलदाउदी होता है, गुलदाउदी की एक खाने वाली किस्म आती है। गुलदाउदी की एक खाने वाली किस्म आती है। गुलदाउदी की एक खाने वाली किस्म जिसको हम कहते हैं क्राइसैंथेमम मोनिफोलियम। क्राइसैंथेमम मोनिफोलियम। यह खाने वाली किस्म है। खाने वाली किस्म यह कहाँ खाई जाती है, तो यह जापान में लोग इसको खाने के पर्पस उगाते हैं। और वो कौन सी किस्म है? क्राइसैंथेमम मोनिफोलियम। ठीक है। प्रसारण की, गुलदाउदी में प्रसारण किस तरह से किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं प्रसारण की। तो पहला जो एक तरह से जो हम प्रसारण करते हैं, प्रसारण का तात्पर्य यानी पौधे तैयार करना। तो हम जो पौधा तैयार करते हैं, एक तो बीज द्वारा तैयार करते हैं, बीज द्वारा। उसके बाद दूसरा जो हम तैयार करते हैं वह तैयार करते हैं टर्मिनल कटिंग के द्वारा। टर्मिनल कटिंग के द्वारा। टर्मिनल कटिंग को हम बोलते हैं शीर्ष कलम द्वारा। उसके बाद इसमें जानने की बात यह है कि बीज के द्वारा हम सिर्फ उन्हीं किस्मों का या उन्हीं प्रजातियों का प्रसारण करते हैं जो कि एक वर्षीय होते हैं। कौन से? एक वर्षीय होते हैं, उनका प्रसारण, यानी उनको हम
एक पौधे से दूसरा पौधा जो तैयार करते हैं वो बीज द्वारा करते हैं। इनकी रोपाई कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में इनकी रोपाई करते हैं और रोपाई के लगभग अब मान के चलिए कि अब फरवरी तक फूल देने लगते हैं। फरवरी से अप्रैल तक पुष्प देते हैं, यानी फूल देने लगते हैं। उसके बाद इसके आगे हम बात करेंगे टर्मिनल कटिंग की। देखिए, टर्मिनल कटिंग का जो प्रोसीजर है, यानी कि जो बीज द्वारा जो पौधा तैयार होता है, यह खेतों में हम तैयार करते हैं, फील्ड में। लेकिन कटिंग के द्वारा जो पौधा तैयार करते हैं, इसको बेसिकली हम गमले के पर्पज से उगाते हैं। उसके बाद टर्मिनल कटिंग के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो एक स्वस्थ मातृ पौधा चुनते हैं, मातृ पौधा लेते हैं। मातृ पौधा लेने के बाद हम क्या करते हैं? इसके लिए हम जो कलम चुनते हैं, जो शाखा चुनते हैं, उसमें 8 से 10 सेंटीमीटर की एक शाखा चुनते हैं और ऊपरी शाखा की नीचे की पत्तियों को हटा देते हैं। इसमें नीचे की पत्ती को हटा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर इसका हम कटिंग तैयार करके कलम तैयार कर लेते हैं। कलम तैयार करने के बाद हम बेसिकली क्या करते हैं कि इसको गमले में लगा देते हैं। गमले में लगाने के बाद इसे छाँव में रख देते हैं। छाँव में रखने के बाद इसमें एक दवा का भी हम स्प्रे करें या फिर उस कटिंग में हम यूज कर लेते हैं। दवा को हम कहते हैं सेरोडेक्स या NAA, जो नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, NAA को हम नेप्थिलीन एसिटिक एसिड कहते हैं, या इसका जो डोज है 25 ppm का पार्टिकल्स पर मिलियन होता है। यहाँ सेरोडेक्स को हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं? कि जड़ों में फुटाव जल्दी हो, यानी जड़ों में जल्दी फुटाव के लिए हम सेरोडेक्स या नेप्थिलीन एसिटिक एसिड का स्प्रे करते हैं। उसके बाद लगभग 2 से 3 वीक में जो हमारी जड़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम गुलदाउदी की खेती जब कर लेते हैं तो गुलदाउदी की खेती में कुछ प्रोसेस या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं या सत्य क्रियाएं होती हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। उन प्रैक्टिसेस में जो पहला है, हम पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग की क्रिया क्या होती है? देखिए, पिंचिंग की पहली बात तो क्रिया को आप समझ लीजिए। पिंचिंग की क्रिया में हम करते क्या हैं? तो जो गुलदाउदी का पौधा होता है उसमें हम शीर्ष को नोच देते हैं, यानी शीर्ष को नोचना जो होता है वो पिंचिंग कहलाता है। अब भाई हम नोचते क्यों हैं? शीर्ष को हम इसलिए नोचते हैं ताकि पार्श्व से, जो पार्श्व यानी कि साइड से यानी बगल से पार्श्व शाखा अधिक आए, पार्श्व शाखा अधिक हो, ठीक है। पार्श्व शाखा अधिक हो। इसको करते कब हैं? तो इसको अक्टूबर माह में हम पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग करने के लिए अक्टूबर माह में करते हैं। अब कब करते हैं पिंचिंग की क्रिया? पिंचिंग की क्रिया लगभग रोपाई के हम 4 सप्ताह बाद, 4 वीक बाद करते हैं, फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड जो हम करते हैं, रोपाई के लगभग 8 सप्ताह बाद हम पिंचिंग की क्रिया कर देते हैं। उसके बाद बात आती है, अगला हम आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, अगला जो है वह डिसबडिंग है। तो डिसबडिंग क्या होता है? डिसबडिंग जस्ट अपोजिट, पिंचिंग का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हम पिंचिंग में शीर्ष को नोचते थे, पार्श्व अधिक होता था। इसमें हम पार्श्व को नोचते हैं, पार्श्व को नोचना ताकि शीर्ष पर एक या दो अच्छे किस्म के या अच्छे क्वालिटी के हमारे फ्लावर डेवलप हों। डिसबडिंग, ठीक है। तो आप डिसबडिंग समझ गए, यानी कि डिसबडिंग में देखिए, डिसबडिंग की क्रिया ही हम इसलिए करते हैं। डिसबडिंग बेसिकली हम स्टैंडर्ड टाइप गुलदाउदी में करते हैं। स्टैंडर्ड टाइप गुलदाउदी यानी कि स्टैंडर्ड टाइप की जो गुलदाउदी होती है उसमें मैक्सिमम अधिक से अधिक 2 फ्लावर को ही रखते हैं, ठीक है। 2 से अधिक फ्लावर को हम नहीं रखते हैं, कम से कम एक या उससे अधिक तो 2 रखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पार्श्व जब हम नोच देंगे, पार्श्व की शाखाओं को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो इससे होगा क्या कि जो एनर्जी डाइवर्ट हो रही है हर भाग में, तो सीधे शीर्ष की तरफ डाइवर्ट होगी और सारी की एनर्जी, सारे पोषक शीर्ष की तरफ, जो भी कलियाँ हैं, जो भी हमारे फ्लावर हैं, सिर्फ उनको मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्टेकिंग की। अब स्टेकिंग क्या होता है? तो स्टेकिंग का तात्पर्य जो होता है वो सहारा देना होता है, सहारा देना, ठीक है। स्टेकिंग का मतलब सहारा देना। देखिए, स्टेकिंग का मतलब सहारा देना। अब ये स्टेकिंग जो हम करते हैं, स्टेकिंग की जो बेसिकली प्रक्रिया होती है, या बांस के कुछ लकड़ी ले लीजिए, बांस के फरट्ठे, इस तरह से हम उनको स्टेकिंग या सहारा देते हैं फ्लावर को। तो गुलदाउदी में जितने फ्लावर होते हैं स्टैंडर्ड टाइप में, स्टैंडर्ड टाइप की जो गुलदाउदी होती है, इसमें जितने फूल होते हैं उतने स्टेकिंग करने की जरूरत होती है। यानी कि मान के चलिए कि 2 फ्लावर हैं तो 2 स्टेकिंग लगेगी, ठीक। अब बेसिकली स्टैंडर्ड टाइप में 2 ही फ्लावर होते हैं। उसके बाद अगर स्प्रे टाइप की बात करें,
स्प्रे टाइप की बात करें तो स्प्रे टाइप जो होता है, पहले बता छोटे छोटे होते हैं। स्प्रे टाइप में हम पिंचिंग डिसबडिंग की क्रिया इसमें हम पिंचिंग की क्रिया करते हैं ताकि बगल से शाखा निकल जाए। इसके जो फ्लावर होते हैं छोटे छोटे स्प्रे टाइप में। स्टैंडर्ड टाइप का जो गुलदाउदी होता है, स्टैंडर्ड टाइप्स प्रमाणिक गुलदाउदी, इसमें सीमित संख्या में फूल होते हैं भी हैं, यानी कि इसमें 2 से फूल ज़्यादा नहीं लगने वाले, अधिकतम 2 ही लगेंगे। इसमें कलम की क्रिया भी हम करते हैं, ठीक है। तो एक बात तो सारा हो गया, यानी कि इसमें हम 2 स्टेकिंग लगाते हैं। उसके बाद स्प्रे टाइप की अगर बात करें हम, तो स्प्रे टाइप के जो भी होंगे इसमें अधिक फूल लगते हैं। अधिक फूल लगने का तात्पर्य होगा कि अधिक जब फूल लग रहे हैं तो इसमें पिंचिंग ज़्यादा होती होगी ताकि साइड से पार्श्व शाखाएं ज़्यादा निकलती होंगी, ठीक है। तो पिंचिंग में आप पहली बात तो आप अगर पिंचिंग की क्रिया में अगर कितना भी आप डिसबडिंग कर लें, फिर भी स्प्रे टाइप का जो गुलदाउदी होता है इसमें फ्लावर के साइज फूल के आकार बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रे टाइप के हो गए, यानी स्प्रे टाइप का गुलदाउदी हमारा छोटा होता है, स्टैंडर्ड टाइप का जो फ्लावर होते हैं वो बड़े होते हैं। तो स्प्रे टाइप में स्टेकिंग की जितने फ्लावर होते हैं उतना नहीं देना पड़ता। मान के चलिए कि लगभग 4 से 6 स्टेक की आवश्यकता होती है, 4 से 6 स्टेक की आवश्यकता होती है, यानी पौधे के चारों तरफ हम 4 से 6 के स्टेकिंग लगा देते हैं और उसके बाद हम रस्सी से इस तरह से गोल में बांध देते हैं और इस तरह से सहारा हम दे लेते हैं। इसके बाद हम अगला बात करेंगे ग्रोविंग करने के लिए। ये ग्रोविंग कैसे करते हैं, तो ग्रोविंग करने के लिए देखिए, ग्रोविंग करने के लिए ग्रोविंग जो गुलदाउदी को हम ग्रो करते हैं, एक तो गमले में उगाते हैं, गमले बोले तो पॉट में उगाते हैं। दूसरा हम ग्रो करते हैं फील्ड में, फील्ड यानी कि खेत में। तो देखिए जो गमले में हम उगाते हैं तो गमले के लिए एक मिट्टी, गमले में तो मिट्टी भरते होंगे, तो मिट्टी का एक मिश्रण तैयार करते हैं, मिट्टी का मिश्रण तैयार करते हैं। मिश्रण तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, बगीचे की मिट्टी लेंगे, बगीचे की मिट्टी, उसके बाद बालू लेंगे, बालू के बाद पत्तियों की खाद लेते हैं, उसके बाद हम सड़ी हुई गोबर लेंगे, सड़ी गोबर लेते हैं। बगीचे की मिट्टी का 3 भाग लेते हैं, अब बाकी सभी के एक एक भाग लेते हैं, इसका भी 1 भाग। उसके बाद हम इन मिश्रण को मिला करके गमले में भर देते हैं। गमले में भरने के बाद जो हमारा शीर्ष या कलम है उसको हम इसमें रोप देते हैं, रोपने के बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं और बाकी उसके आगे की प्रक्रिया जो भी बडिंग डिसबडिंग और उसके बाद स्टेकिंग है वो प्रक्रिया अपनाने लगते हैं और हमको फिर पुष्प मिलने लगता है। फील्ड की अगर हम बात करें तो फील्ड की अगर बात करें तो पहली बात, फील्ड में जब भी हम खेती करते हैं तो जो स्प्रे टाइप गुलदाउदी है, स्प्रे टाइप गुलदाउदी की खेती हम फील्ड में करते हैं। इसके लिए हर साल जो है हमें हर साल नई फसल उगानी चाहिए, हर साल नई फसल लेनी चाहिए। इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले तो ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए, ग्रीष्मकालीन जुताई करें। ग्रीष्मकालीन जुताई की बात करें तो कब करते हैं भाई, तो ग्रीष्मकालीन जुताई अगर कोई पूछे तो मई जून में करते हैं। किससे करते हैं, पहली बात तो कैसे करते हैं, सॉरी यहाँ पे ग्रीष्मकालीन जो जुताई है वो ग्रीष्मकालीन जुताई मई जून में होती है, वो भी गहरी जुताई होती है। कैसी जुताई होती है, गहरी जुताई। किससे करते हैं, मिट्टी पलट से करते हैं। मिट्टी पलट का हल का नाम क्या है, तो मेश टनल है, मेश टनल से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हम करते क्या है बेसिकली, उसके बाद 3-4 जो जुताइयाँ हैं रोटावेटर कल्टीवेटर से करते हैं और उसके बाद जब जुताई करते वक्त हम बेसिकली फिर क्या करेंगे, लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिट्टी में मिलाने के बाद रुपाई से पूर्व हम क्या करते हैं, 100 kg यूरिया, उसके बाद 100 kg हमारा जो होगा 100 kg SSP, उसके बाद 115 kg हम EMOF। देखिए यूरिया को आप समझते हैं नाइट्रोजन का स्रोत है, SSP इसको हम सुपर सिंगल फास्फेट कहते हैं। उसके बाद MOF को म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको कभी कभी सिंबल के रूप में भी लिखा था, इसका N2 होता है, इसका P2O5 होता है और पोटाश को K2O कहते हैं, सिंबल में N, P और K, ठीक है। इतनी मात्रा हमें रुपाई के पूरे मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर 100 kg हम यूरिया लेते हैं, फिर यूरिया जो है वो 100 kg लेते हैं और इसको हम अलग अलग कर लेते हैं 50-50 kg। एक 50 kg जो है रुपाई के 4 सप्ताह बाद देना चाहिए, 4 सप्ताह बाद। दूसरा रुपाई के 8 सप्ताह बाद हम खेत में खड़ी फसल में छींट देते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंचाई हमें आवश्यकता अनुरूप करनी चाहिए। इसमें सिंचाई की अगर बात है तो देखिए पहली बात, अगर सिंचाई का अगर टॉपिक आता है तब एग्जाम में कैसे लिखेंगे। देखिए एग्जाम में अगर आपको एग्जाम में इरिगेशन लिखने के लिए आ गया, सिंचाई को अपन इंग्लिश में इरिगेशन बोलते हैं, इरिगेशन
इरिगेशन को आप जानते हैं आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना किसाई सिंचाई कहलाता है। तो इरिगेशन के लिए अगर लिखने के लिए आ जाए टॉपिक, अगर आपको आ जाए किसी भी फसल में अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है गेहूँ को छोड़ करके, तो आप क्या लिखेंगे? अगर मान के चलिए अगर दे देता है कि मक्के में सिंचाई या ज्वार में सिंचाई या गुलदाउदी में सिंचाई, तो आप लिखेंगे कि सिंचाई जो होता है, सिंचाई हमें मिट्टी में नमी या और मौसम में आर्द्रता के अनुरूप करनी चाहिए। अनुरूप आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। अब भाई बताइए, अगर आपको हम कहते हैं कि गुलदाउदी में 3 सिंचाई करते हैं, भाई 3 सिंचाई करके काम खत्म? नहीं, मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता तभी होगी, पानी की आवश्यकता तभी होगी जब मिट्टी में नमी कम हो। अगर मान के चलिए मिट्टी में थोड़ी सी नमी कम है लेकिन मौसम में आर्द्रता है, तो फिर मिट्टी में थोड़ी बहुत नमी बना लेगी। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को जरूर मेंशन करें कि सिंचाई हमें मिट्टी में नमी और मौसम में आर्द्रता के अनुरूप करनी चाहिए, अब ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में इतने दिन 12 से 15 दिन बाद कर लें, या 1 सप्ताह बाद करें, जाड़े में महीने में 2 बार कर दें या 1 बार करें, वो चीज़ अलग है। जब भी उर्वरक की बात आती है कि उर्वरक कितना देना चाहिए, तो उर्वरक कितना देना चाहिए, इसमें खाद और उर्वरक की बात अगर करें तो खाद और उर्वरक में आप जब भी एग्जाम में लिखें, बोर्ड के एग्जाम में लिखें, तो लिखिए कि खाद और उर्वरक मिट्टी परीक्षण के अनुरूप ही देना चाहिए। यदि मृदा जांच संभव न हो या उपलब्ध न हो तो हम निम्नवत दे सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई गुलदाउदी में 100 kg जो हमारा है यूरिया है, यानी कि नाइट्रोजन है। उसके बाद P2O5 हमने बताया फास्फोरस होता है, तो 100 kg भाई सुपर से SSP दे सकते हैं। उसके बाद 115 kg जो हमारा है K2O या POF MOF म्यूरेट ऑफ पोटाश दे सकते हैं। एक्चुअल में देना चाहिए मृदा जांच के अनुसार, लेकिन नहीं है मिट्टी जांच संभव, तो हम यही डोज रिकमेंड करेंगे। यहाँ पे हम 100 kg तो ये मिट्टी में ही दे देना चाहिए। उसके बाद हमें 100 kg जो है यूरिया को अलग से देना है, यानी कि टोटल यूरिया कितना देना है हमें, टोटल जो नाइट्रोजन देना है वो कितना देना है, 200 kg देते हैं। 100 kg मिट्टी में मिला देते हैं, 100 kg को 2 स्प्लिट में अलग अलग देते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम अगला दीमक के प्रकोप के लिए। अगर मिट्टी में दीमक का प्रकोप है, या मिट्टी के दीमक से बचाव के लिए, तो आखिरी जुताई जब करते हैं ना, आखिरी जुताई के समय एंडोसल्फान ये 4% का चूर्ण कितना देना चाहिए भाई, 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए, मिला दें मिट्टी में। उसके बाद डिस्टेंस की बात करें, पौध अंतरण की बात कर रहे हैं, पौध अंतरण को दूरी कहते हैं या स्पेसिंग कहते हैं या फसल अंतराल कहते हैं। तो इसका जो दूरी है 30 × 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद समय की बात करें तो समय जो होता है जुलाई का, अगर जुलाई में आप रोपाई कर देते हैं तो नवंबर माह से पुष्पन प्रारंभ हो जाता है, पुष्पन शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आप तापमान की बात करें तो जो दिन का तापमान होता है लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और रात का जो तापमान चाहिए वह 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। लेकिन अगर आप 8 से 16 डिग्री का टेम्परेचर अगर बना रह रहा है, तो इससे फूलों का जो रंग है और विकास है वह भली भांति होगा। इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए है, ठीक। उसके बाद हम जो बात करेंगे पौध सुरक्षा की बात करेंगे। पौध सुरक्षा जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फसल हो उनको सुरक्षा करने की आवश्यकता हमें नितांत आवश्यक है। तो पौध की जो सुरक्षा हम करेंगे वह इंसेक्ट से करेंगे, इंसेक्ट जिसको अपन कीट बोलते हैं। दूसरी सुरक्षा हम डिजीज से करेंगे, डिजीज जिसको हम रोग बोलते हैं। रोग बेसिकली गुलदाउदी में फफूंद के कारण लगता है, फफूंद जिसको हम फंगस कहते हैं, ठीक है।
अब इसमें फफूंद, यहाँ पे हम रोगों को तो जान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि एग्जाम में रोग के साथ साथ रोग के रोग जनन को पूछता है, रोग के रोग जनन को पूछता है। जैसे मान के चलिए कि रोग के रोग जनन को पूछता है, तो यहाँ पे जो डिजीज है, मान के चलिए, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैं डिजीज का समझा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई एक रोग लगता है जिसको अपन विल्ट कहते हैं, विल्ट, और जो विल्ट रोग है, विल्ट रोग है, यह लगता कैसे है? फफूंद से लगता है। कौन से फफूंद से लगता है? कौन से फफूंद से लगता है? एक काजल ऑर्गेनिज्म है, और हम बात करेंगे पैथोजन की। कौन से फफूंद से लगता है? तो फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम स्पीसीज का फफूंद होता है, उससे यह विल्ट लगता है। उसके बाद दूसरे रोग की अगर हम बात करें, तो जो दूसरा रोग हमारा है वह है स्टेम एंड फ्लावर राट, FLOWER, फ्लावर राट। राट का मतलब जिसमें स्टेम और फ्लावर जो है ना सड़ने लगते हैं, एंथ्रेक्नोज जैसे सिम्टम्स के अपीयर हो जाते हैं, तो यह भी हमारा फंगस के कारण लगता है। फंगस और फफूंद एक ही होते हैं भाई, फंगस और फफूंद एक ही होते हैं। तो फंगस के कारण लगता है। कौन से फंगस के कारण? राइजोक्टिनिया, राइजोक्टिनिया, राइजोक्टिनिया स्पीसीज के कारण। उसके बाद अगला हमारा जो तीसरा इसमें डिजीज लगते हैं, रोग लगता है, वह है पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू किसके कारण लगता है? जो इसमें आपके गुलदाउदी में जो पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, यह भी फंगस के कारण लगता है। और किस फंगस के कारण लगता है? तो ओडियम क्राइसेंथेमाई, ओडियम, इसको ओडियम लिख लीजिए, ओडियम क्राइसेंथेमाई, के कारण हमारा पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। अब इन सबके रोकथाम की अगर हम बात करें, अगर रोकथाम कैसे करना है, तो देखिए पहली चीज़ कि आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ये पूरा क्लास हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है, तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर मान के चलिए कि अगर विल्ट रोग आ गया, अगर दे दिया कि गुलदाउदी के कुछ रोगों को लिखे, तो आप गुलदाउदी में रोग की बात करें तो आप लिखेंगे विल्ट या उकठा रोग, उकठा रोग। तो अब इसके आगे आप इस तरह से कुछ लिखेंगे। अगर लिख दिए यहाँ पे उकठा, किसी भी फसल में अगर आए तो आपको लिखने का प्रोसीजर इसी तरह है, उकठा रोग। रोग की अगर बात पूछा है तो आप उकठा लिखेंगे। उसके बाद इसमें पहला हेडिंग हमारा उकठा का होगा। अब इसमें आप क्या करेंगे? पॉइंट वाइज आप लिखने का प्रयास करें। इसमें आप पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करेंगे तो नंबर अच्छा उठेगा। पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो यह, इसमें लिखें कि यह फफूंद जनित रोग है, फफूंद जनित रोग है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह फ्यूजेरियम स्पीसीज, यह फ्यूजेरियम स्पीसीज नामक फफूंद के कारण या फ्यूजेरियम स्पीसीज से होता है। अब उसके बाद उकठा में आप समझ सकते हैं कि उकठा नाम ही है, तो इसमें जो पौधा होता है ना, रोग ग्रसित जब हो जाता है, जब फ्यूजेरियम स्पीसीज का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, इसमें पौधा उखड़ने लगता है, मतलब मुरझा के धीरे धीरे पीला होता है, फिर मुरझा के सूख जाता है। तो आप ये वाला लक्षण लिख देंगे। उसके बाद अंततः पौधा सूख जाता है और उत्पादन पे असर पड़ता है। उसके बाद इसके कंट्रोल की बात, यानी नियंत्रण की अगर बात पूछता है, नियंत्रण तो लिखेंगे ही। जब नियंत्रण की बात अगर करेगा तो हम नियंत्रण में लिखेंगे, पहली नियंत्रण में आप लिखेंगे कि हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, फसल चक्र अपनाएं। मैं यहाँ पे शार्ट में लिख दे रहा हूँ, आप एग्जाम में लिखेंगे कि हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। उसके बाद रोगी पौधे को खेत से अलग कर देना चाहिए। उसके बाद जल निकास की उचित प्रबंध हो, जल निकास का उचित प्रबंध हो। उसके बाद जल निकास का उचित प्रबंध हो। इसके बाद आप अगला पॉइंट लिखेंगे कि यदि जल निकास का उचित प्रबंध हो, उसके बाद अगला पॉइंट में लिखेंगे कि इसके लिए फफूंदनाशी दवा डाइथेन M45, डाइथेन M45, दवा का स्प्रे करना चाहिए। डोज कितना? 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी, 15 लीटर पानी की दर से स्प्रे करना चाहिए। देखिए, अब इस तरह से अगर पॉइंट आप मेंशन करेंगे तो दो रोग के बारे आराम से क्लियर। इससे क्या होगा कि जो आपके लिखने का तरीका है ना, पॉइंट ऑफ व्यू अट्रैक्टिव लगेगा, इससे एग्जामिनर खुश होगा और अच्छे से आपको नंबर मिलेगा। चीज़ें भी आप ऑथेंटिक और सही लिखेंगे। कोई भी रोग लगता है, देखिए किसी भी रोग के लिए निदान के लिए फसल चक्र अपनाना जरूरी है, रोगी पौधे को खेत से अलग करना भी जरूरी है, जल निकास का उचित प्रबंध भी होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट फफूंदनाशक दवा का स्प्रे करना चाहिए। 4 पॉइंट आप रट के रख लीजिए, किसी भी फसल में आए आपको यही लिखना है। उसके बाद अगर इसके लक्षण की बात करें तो फफूंद जनित रोग है, पहला पॉइंट लिखेंगे, यह किस रोगजनक के कारण होता है उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा लक्षण लिखेंगे। लक्षण में भी आप जान सकते हैं मोटा मोटी
कि कोई भी रोग लगता होगा तो पहले उसकी पत्तियाँ पीली होती होंगी, धीरे धीरे भूरा होता होगा, पीली होकर धीरे धीरे पौधा सूख जाता होगा। जब पौधा सूखेगा तो नितांत जाहिर सी बात है कि उत्पादन पे असर पड़ेगा। तो हमें लक्षण भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो एग्रीकल्चर आपकी नैया पार कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कीट की। अब हम कीट की बात करें कि कीट, तो जो कीट मेनली जो गुलदाउदी में जो कीट लगता है वो लगता है एफिड। एफिड लगता है भाई, एफिड। अब एफिड की बात करें तो एफिड का जो साइंटिफिक नेम है, जो एफिड का साइंटिफिक जो नाम है वह है माइजस, माइजस पर्सिकी, माइजस पर्सिकी। अब देखिए माइजस पर्सिकी होता है, इतनी बात लिख दी। उसके बाद अब क्या लिखेंगे कि यह छोटे और काले रंग का कीट होता है। काले रंग का कीट, काले रंग का कीट होता है। यह पौधों की पत्तियों के रस को चूस जाता है, जिससे पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं और पौधा धीरे धीरे मुरझा के सूखने लगता है। उसके बाद इसके नियंत्रण की बात कर लें तो इसके नियंत्रण की अगर हम बात करें तो इसके लिए दवा आती है डाईमेथोएट, डाईमेथोएट या फिर इमिडाक्लोप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड 0.1% का स्प्रे कर देना चाहिए। कितने? 10 से 15 दिन के अंतराल पर। ठीक है। अब इसके बाद हम गुलदाउदी से संबंधित जितने भी तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते थे उनकी चर्चा हम कर लिए। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे वह गुलदाउदी के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। गुलदाउदी के वर्गीकरण से संबंधित हमारा अगला वीडियो है, उसको आप देखें। तब तक के लिए थैंक यू।